हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को प्रोलॉन्ग लेबर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुका है कि प्राइमरी ग्रेविडा का जो डिलीवरी का टाइम होता है वो 12 to 14 आवर्स होता है, और जो मल्टीपेरा होती है, मल्टीपेरा में जो डिलीवरी का टाइम होता है वो 6 to 8 आवर्स होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम दोनों कंडीशन में अगर देखें तो प्रथम और फर्स्ट और सेकंड स्थिति को हम कंबाइंड अवधि से देखें तो इनमें क्या होता है, 18 घंटे से अधिक समय लगता है। यदि टाइमिंग 18 घंटे से अधिक हो तो इस प्रकार के लेबर को हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। WHO के अनुसार हम देखते हैं कि यदि प्रसव के समय कम से कम 4 घंटे तक हम ऑब्जर्वेशन के दौरान जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वो प्रति 1 घंटे प्रति डायलिटेशन की दर जो होती है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा, और फीटल डिसेंट की जो दर होती है वो भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से कम होती है, तो इस प्रकार के लेबर को प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। WHO के अनुसार यदि लेबर के समय कम से कम हम 4 घंटे तक ऑब्जर्व करने के दौरान यदि हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल डायलेटेशन की दर होती है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा, और जो फीटल डिसेंट की दर होती है वो भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से कम हो, तो फिर इस प्रकार के लेबर को प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर जो होता है वो मेनली प्राइमरी ग्रेविडा जिसकी एज 35 ईयर्स से अधिक हो उनमें यह देखने को ज़्यादा मिलता है। अब इसके कुछ कॉसेस होते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा के मतलब प्रोलॉन्ग लेबर के कॉसेस देखें तो इसमें 2 तरीके से हम देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज के दौरान प्रोलॉन्ग लेबर, एंड सेकेंड स्टेज के दौरान प्रोलॉन्ग लेबर। फर्स्ट स्टेज के दौरान प्रोलॉन्ग लेबर के क्या कारण हो सकते हैं? तो फर्स्ट है, जब फर्स्ट स्टेज के दौरान प्रोलॉन्ग लेबर के कारण में है फॉल्ट इन पावर। ठीक है, फॉल्ट इन पावर। फॉल्ट इन पावर से मतलब है कि जब हम देखते हैं कि अच्छे लेबर सामान्य रूप से जो प्रसव की प्रोसेस होती है, लेबर की जो प्रोसेस होती है उसमें अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने की आवश्यकता होती है। अच्छे लेबर के लिए अच्छे लेबर प्रोसेस के लिए अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने की आवश्यकता होती है। किंतु क्या होता है कि जब कुछ कारण के होते हैं जिसके कारण कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं आ पाते, तो इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा जैसे यूट्राइन एनेरेसिया, और सेकंड है इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। इस प्रकार के यदि कॉसेस है तो फिर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड देखेंगे कि फॉल्ट इन पासेस, मतलब जो बेबी होता है बर्थ केनाल से जब बाहर आता है तो उस जो बर्थ केनाल में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं जिसके कारण कि प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कि हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट इसमें है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अब फॉल्ट इन पासेस में से पासेस में क्या फॉल्ट हो सकता है? जैसे सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जो बेबी होता है, बेबी का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल सामान्य आकार का होता है, परंतु क्या होता है इसमें जो पेल्विस होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है, जिसके कारण कि बर्थ केनाल में ये एक प्रकार का फॉल्ट इन्हें दिक्कत पैदा करता है, जिसके कारण कि प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे फॉल्ट इन पैसेंजर। थर्ड देखेंगे फॉल्ट इन पैसेंजर। फॉल्ट इन पैसेंजर मतलब पैसेंजर यहाँ पर हुआ बेबी को बाहर निकलने में कौन कौन सी जो दिक्कत होती है बेबी के कारण, जो आने वाली दिक्कत बेबी के कारण मतलब
अब फीटस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे माल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है माल प्रेजेंटेशन, सेकेंड है माल पोजिशन, थर्ड है माल कंजेनिटल माल फॉर्मेशन, और फोर्थ है मैक्रोसोमिया। तो जो माल प्रेजेंटेशन है, हमने देखा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं वो माल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। माल प्रेजेंटेशन में जैसे कि ब्रिज प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन होने की स्थिति में जो लेबर होता है वो प्रोलॉन्ग होता है, मतलब प्रसव में देरी लगती है, लंबा प्रसव होता है, प्रसव का जो टाइम होता है वो लंबा कर देती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड माल पोजीशन। माल पोजीशन में क्या होता है, जो बेबी का हमने जो पोजीशन होता है, पोजीशन पढ़े, जैसे पोस्टीरियर जो एंटीरियर पोजीशन होती है वो अच्छी होती है, अच्छा मानते हैं उसको डिलीवरी के लिए। लेकिन जो पोस्टीरियर पोजीशन होती है, जैसे कि राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ये इस प्रकार की यदि पोजीशन है बेबी की तो ये प्रोलॉन्ग लेबर उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जन्मजात विकृतियाँ, जैसे कि कंजेनाइटल माल फार्मेशन। कंजेनाइटल माल फार्मेशन में क्या होता है, बच्चे की कुछ विकृतियाँ होती है, शिशु की, गर्भस्थ शिशु की में कुछ पाई जाने वाली विकृतियाँ होती है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलिक फिटल एसाइटिस। इस प्रकार की यदि माल फार्मेशन उपस्थित है तो भी प्रोलॉन्ग लेबर का कारण बनती है। इसके बाद हम देखेंगे मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया हमने पढ़ा है, जैसे कि मैक्रोसोमिया मतलब जो बेबी होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, उसका जो वेट होता है 4 kg से ज़्यादा होता है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में हमने देखा, इस प्रकार के जो बेबी का वेट ज़्यादा होने के कारण जो बेबी होता है मैक्रोसोमिया कहलाता है, और इस प्रकार के बेबी को भी के कारण ही प्रोलॉन्ग लेबर की स्थिति बढ़ती है। अब ये हो गई फर्स्ट स्टेज में लेबर के फर्स्ट स्टेज में होने वाले प्रोलॉन्ग लेबर के कारण। अब हम देखेंगे प्रसव की सेकेंड स्टेज में प्रोलॉन्ग लेबर के होने वाले कारण। तो इसमें है सेकेंड स्टेज में, इसमें भी देखेंगे फॉल्ट इन पावर इसमें भी आएगा। यूट्राइन इनरेशिया फर्स्ट है, यूट्राइन इनरेशिया, और सेकेंड है कंस्ट्रक्शन रिंग की उपस्थिति। अब कंस्ट्रक्शन रिंग की उपस्थिति क्या है, कंस्ट्रक्शन रिंग की उपस्थिति मतलब गर्भाशय में जो यूट्रस में जो गोलाकार सर्कुलर मसल्स फाइबर होती है, यूट्रस में जो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं उसमें स्थानीय ऐंठन होती है, जिसके कारण की प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स फाइबर के स्थानिक ऐंठन के कारण, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन रिंग। थर्ड देखेंगे हम, यदि गर्भवती महिला द्वारा जो बेरिंग डाउन एफर्ट्स होते हैं वो ठीक से नहीं लगाए जाते, मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन तो अच्छे आ रहे हैं मदर को, लेकिन जो नीचे की ओर प्रेशर लगा रही, जो जोर लगा रही, बियरिंग डाउन कर रही, वो एफर्ट वो ठीक से नहीं लगा पा रही, तो इस कंडीशन में भी प्रोलॉन्ग लेबर होने के, ये भी एक प्रोलॉन्ग लेबर होने का कारण है। सेकंड देखेंगे हम, मार्ग में गड़बड़ी, फॉल्ट इन पैसेज, मतलब बर्थ कैनाल में जो गड़बड़ी है। अब बर्थ कैनाल में क्या गड़बड़ी हो सकती है, जैसा हमने पहले पढ़ चुका है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के कारण सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की स्थिति बनती है, और जिसके कारण की प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य प्रसव के दौरान भी जब गर्भस्थ शिशु नीचे खिसकता है तो क्या होता है, पेल्विक फ्लोर में तथा पेरिनियम में कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, वो प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, किंतु अच्छे कॉन्ट्रैक्शन जब आते हैं तो वो क्या होते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो उदासीन हो जाते हैं टिश्यू, लेकिन जब यह प्रतिरोध अत्यधिक होता है तब प्रसव क्रिया लंबी हो जाती है, मतलब प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है। सामान्य प्रसव की क्रिया के दौरान हम देखते हैं कि
गर्भस्थ शिशु क्या होता है, जब डिसेंट होता है, नीचे की ओर खिसकता है, तो पेरिनियम में कुछ टिश्यू प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, किंतु यह प्रतिरोध क्या होता है, अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण दब जाती है, उदासीन हो जाते हैं। किंतु जब ये प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर के कारण मतलब उपस्थित हो जाता है। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे सर्वाइकल डिस्टोसिया। सर्वाइकल डिस्टोसिया में कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आता है लेकिन डायलेटेशन अच्छा नहीं होता, ये हमने पढ़ चुका है पहले। ये 4 टाइप्स है सेकेंड स्टेज में प्रोलॉन्ग लेबर होने की। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, सेकेंड है सिफेलोपेल्विक डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है टिश्यू के कारण, पेरिनियम में टिश्यू के प्रतिरोध के कारण, और फोर्थ है सर्वाइकल डिस्टोसिया। अब हम देखेंगे थर्ड, फॉल्ट इन पैसेंजर। फॉल्ट इन पैसेंजर जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़े, फर्स्ट स्टेज में पढ़े कि माल प्रेजेंटेशन के कारण, तो इसमें भी वही कंडीशन होगी, माल प्रेजेंटेशन के कारण वही ब्रिज प्रेजेंटेशन, ड्रो प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, इसकी उपस्थिति है, इसके कारण प्रोलॉन्ग लेबर होगा। दूसरा देखेंगे हम माल पोजीशन के कारण, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की उपस्थिति के कारण। थर्ड देखेंगे अत्यधिक बड़े आकार का शिशु जैसे कि मैक्रोसोमिया के कारण। फोर्थ देखेंगे जन्मजात माल फॉर्मेशन जैसे कि हाइड्रोसेफेलिस सर। अन्य कारण, फिफ्थ है अन्य कारण। अन्य कारण में लापरवाही से देने वाले सेडेटिव्स या एनाल्जेसिक, महिला को यदि किसी भी टाइम में लापरवाही से अगर कोई एनाल्जेसिक दे रहे, कोई ड्रग्स दे रहे, सेडेटिव्स दे रहे हैं, तो इसके कारण भी प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें हम, क्लिनिकल फीचर प्रोलॉन्ग लेबर में क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या दिखाई देंगे। सबसे पहले तो इसमें जो होगा, प्रसव की जो अवधि होगी वो अधिक होगी। प्रोलॉन्ग लेबर में सबसे फर्स्ट साइन है कि उसकी जो लेबर की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। महिला को अत्यधिक थकान होगी, बहुत लंबे समय तक पेंस लेने के कारण वो थक जाएगी। डिहाइड्रेशन होगा, कीटो एसिडोसिस होगा। अत्यधिक थकान के कारण क्या होगा, लेबर पेन तो आएंगे लेकिन जो उसकी मांसपेशियां हैं बहुत थक जाएगी और जिसके कारण वो इसकी तीव्रता जो होगी वो कम हो जाएगी लेबर की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कीटो एसिडोसिस, मैटरनल डिस्ट्रेस होगा, सर्विक्स का विस्तारण तथा गर्भस्थ शिशु के नीचे आने की जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोलॉन्ग लेबर का डायग्नोसिस। अभी हमने देखे कारण, प्रोलॉन्ग लेबर के कारण, प्रोलॉन्ग लेबर के मैनिफेस्टेशन मतलब क्या क्या चीज़ उसमें होगा प्रोलॉन्ग लेबर में। अब इसके अलावा हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्नोसिस करने के लिए जो सर्विक्स की जो डायलिटेशन की दर तुलनात्मक इसमें कम होगी, बेबी के जो नीचे खिसकने की दर है वो भी तुलनात्मक इसमें कम होगी, ठीक है। और जो सर्वाइकल डायलिटेशन यदि हम देखते हैं, सर्वाइकल डायलिटेशन और जो प्रसव की अवधि का टाइम होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन और जो प्रसव की अवधि का जो टाइम होगा, उनके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, मतलब पार्टोग्राफ जैसे हम तैयार करते हैं उनके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, तो जो ग्राफ होगा वो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में होगा, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में होगा, या फिर एक्शन लाइन के दाहिने तरफ होगा। सेकेंडरी अरेसिस में जो प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत को सामान्य तरीके से होगी, परंतु सर्विक्स के विस्तारण के पूर्व जो प्रसव प्रक्रिया की प्रगति होगी वो धीरे होगी। सेकेंडरी अरेस्ट इसमें दिखाई देगा। शुरुआत में इसका डायलिटेशन अच्छा होगा, लेकिन बाद में जब डायलिटेशन हो जाएगा तो इसकी जो प्रसव की प्रक्रिया होगी वो धीमे हो जाती है। इसको हम सेकेंडरी अरेस्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशन, प्रोलॉन्ग लेबर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन में सबसे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में डिहाइड्रेशन होगा, कीटो एसिडोसिस होगा, मैटरनल डिस्ट्रेस होगा, जनन नाल मतलब बर्थ के नाल में इंजरी होगी, प्यूपेरियल सेप्सिस होगा, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा, सीजरियन सेक्शन फॉरसेप्स डिलीवरी की कंडीशन बन जाएगी और मैटरनल डेथ भी इसमें हो सकती है,
ठीक है। इसके अलावा हम फेटल डिस्ट्रेस की बात करें तो इस फेटल डिस्ट्रेस में एस्पेक्सिया होगा, फेटल इंजरी होगी, फेटल डिस्ट्रेस होगा, मिकोनियम एस्पिरेशन होगा, स्टिल बर्थ होगा, इन्फेक्शन होगा और भविष्य में सेरिब्रल पाल्सी के डेवलप होने के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये है फीटल संबंधी कॉम्प्लिकेशन। फीटल संबंधी एस्फेक्सिया, फीटल इंजरी, फीटल डिस्ट्रेस, मिकोनियम एस्पिरेशन। बच्चा लंबे समय तक रहने के कारण क्या होगा, मिकोनियम को एस्पिरेट कर लेगा और जिसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है, या मान लो डिलीवर्ड हो भी गया तो उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होंगे क्योंकि वो मिकोनियम गंदा पानी पी लेगा बच्चा। ठीक है, इसके कारण सेरिब्रल पाल्सी डेवलप होने के चांसेस इसमें हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका अब हम मैनेजमेंट, तो इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, सबसे पहले हमको इसको रोकथाम करने के लिए इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या करेंगे कि जो गर्भवती महिला को पर्याप्त तो उसको एंटीनेटल विजिट उसकी करते रहेंगे। प्रोलॉन्ग लेबर के जिम्मेदार कारक अगर कुछ उपस्थित है इसमें तो उसका पता करेंगे। उसके बाद जो गर्भस्थ शिशु की जो भी डिलीवरी के लिए जो उपयुक्त मेथड होता है उसका हम उपयोग करेंगे। इसके बाद जो प्रसव की प्रगति होती है उसको कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यूटली मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल डिस्ट्रेस की दर को लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है, प्रसव प्रक्रिया का इंडक्शन आवश्यकता अनुसार तथा सही समय पर ही करना चाहिए। कभी अगर इंडक्शन पहले कर लेते तो यह भी एक प्रोलॉन्ग लेबर का कारण बन सकता है। इसके अलावा सेडेटिव्स भी सही समय पे, एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती है उसका भी सही समय पे उपयोग करना चाहिए, अन्यथा ये भी प्रोलॉन्ग लेबर का कारण बन सकती है। इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु का असेसमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले लेबर का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है, फीटस होता है, उसका असेसमेंट करना होता है। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है और फीटस, उसके वेल बीइंग को लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसकी स्थिति का पता लगाएंगे। उसके बाद जो प्रसव की प्रगति है उसको असेस करेंगे, मतलब कि ये सर्वाइकल डायलेटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं। जो फीटल डिस्ट्रेस, जो फीटस की नीचे हिस्से फीटल डिसेंट की जो दर है मॉनिटरिंग, उसको भी मॉनिटरिंग करेंगे और उसको पार्टोग्राफ में मेंटेन करेंगे। पार्टोग्राफ में चिन्हित करेंगे, मतलब उसमें लिखेंगे। इसके अलावा हम जो महिला को जो कुछ अगर दवा दिए हैं, कोई सेडेटिव्स या कोई एनाल्जेसिक दवा उसने ली है तो उसकी भी जानकारी लेंगे। उसके बाद ये दिख नहीं रहा है ठीक से, जो गर्भस्थ शिशु होता है फीटस, उसके साइज, उसका प्रेजेंटेशन, पोजीशन, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन आदि के बारे में पता करेंगे। इसका आवश्यक परीक्षण करेंगे। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, उसका फीटल हार्ट साउंड एस्कल्टेशन करके सुनेंगे। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो दर है, ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, उसको असिस्ट करेंगे। उसके बाद जो महिला होती है उसको डिहाइड्रेशन कंडीशन तो नहीं है, कीटोएसिडोसिस की कंडीशन तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन तो नहीं है, ये सब चीज़ें उसको असिस्ट करेंगे। उसके बाद फिर वाइटल साइंस देखेंगे महिला का, बच्चे का जनरल स्टेटस देखेंगे। इसे हमको बार बार वॉच करते रहना चाहिए। अब उसका वॉच कर लिया, पेशेंट की कंडीशन, बच्चे की कंडीशन और उसकी लेबर की प्रोसेस जो प्रोग्रेस हो रही है वो, उसको पार्टोग्राफ में लिखते जाएंगे।
मार्क करते जाएंगे। उसके बाद फिर नॉर्मल जो सामान्य प्रबंधन होता है वो मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो कभी भी इस प्रकार के जो प्रोलॉन्ग लेबर होते हैं वो ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन मतलब एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक एनेस्थेटिक्स और एक शिशु रोग विशेषज्ञ इनकी उपस्थिति में ही इस प्रकार की डिलीवरी करवाना चाहिए। फिर सबसे पहले उसको डिहाइड्रेशन है तो IV ड्रिप स्टार्ट करेंगे, लिंगर लेक्टेट स्टार्ट करेंगे। दर्द यदि बहुत ज़्यादा है तो पैथेडिन IM द्वारा दे सकते हैं। महिला को आरामदायक पोजीशन में लेटाएंगे। उसके बाद जो प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण यदि इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं तो इसमें एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करेंगे और यदि ब्लैडर भरा हुआ है तो उसको खाली करने की कोशिश करेंगे। यदि महिला खुद से नीचे उतर के कर सकती तो ठीक है, या फिर उसको बेड पान देंगे या फिर कैथेटर लगाकर उसको ब्लैडर खाली करेंगे। इसके बाद जो लेबर का मैनेजमेंट होता है, लेबर के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ARM करेंगे उसको और ARM करके रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन। उसके बाद IV ड्रिप स्टार्ट करेंगे। वेजाइनल डिलीवरी की आवश्यकता है तो फिर वो एपिजोटमी की आवश्यकता है तो एपिजोटमी देकर उसकी डिलीवरी करवाएंगे। सेकेंडरी स्टेज में यदि ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा के वेट कर रहे हैं और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, सिपेलोपेडिक डिस्ट्रीब्यूशन आदि कुछ कंडीशन बन रही है जैसे, तो फिर सीजरियन सेक्शन करके उसकी डिलीवरी करवाएंगे। सीजरियन सेक्शन प्रोलॉन्ग लेबर के दौरान जैसे कि मैटरनल स्ट्रेस हो रहा है, मैटरनल डिस्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस है, माल प्रेजेंटेशन है, माल पोजिशन है, मैक्रोसोमिया, तो इस कंडीशन में हमको सीजरियन सेक्शन करके ही डिलीवरी करवाना चाहिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।